प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद और दूसरे मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। आज ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से भी लंबी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ विदा होने से पहले ये खबर आ गई कि फिलहाल यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सवाल उठता है कि 2 दिनों की मैराथन मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहा? योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच योगी आदित्यनाथ की गाड़ी यूं दाखिल हुई प्रधानमंत्री निवास में। सबसे बड़े सूबे में सत्ताधारी पार्टी के अंदर सियासी भूचाल के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात थी ये। यूपी बीजेपी में परिवर्तन की राष्ट्रीय बहस के बीच इस मुलाकात पर समूचे देश की नजर थी। किसी बड़ी खबर के आने की आहट के बीच ये तस्वीर आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और बीच में टेबल पर रखी हैं मोटी फाइल, जिसमें योगी सरकार के कामकाज के सारांश होने का अनुमान है। यूपी में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच करीब 1 घंटा 25 मिनट की मुलाकात हुई। इस लंबी मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को क्या डायरेक्शन दिया, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से कुछ नहीं बताया। लेकिन मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से मंत्रमुग्ध हुए मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर, जो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, 7 लोक कल्याण मार्ग से। 12:20 पर मुख्यमंत्री योगी का काफिला जेपी नड्डा के आवास में दाखिल हुआ। पार्टी प्रधान और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट की मुलाकात हुई। दिल्ली दरबार पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उनकी सबसे अहम मुलाकात थी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ। पीएम मोदी और योगी के बीच मुलाकात से पहले एक ग्राउंड तैयार किया गया और ये ग्राउंड तैयार हुआ गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के 19 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। 10 जून 2021 शाम 4 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी दिल्ली में 6A कृष्ण मेनन मार्ग आवास में दाखिल हुई। यूपी में सत्ता परिवर्तन के कयासों के बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के बीच ये मुलाकात थी। इस मुलाकात की अचानक खबर आई थी। अचानक ही योगी के दिल्ली आगमन की खबर आई और दिल्ली में उतरने के चंद घंटे बाद वो सीधे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरीबन 1.25 घंटे तक मुलाकात चली। दोनों के बीच सरकार के कामकाज, संगठन और यूपी में चुनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई।
उत्तर प्रदेश में पहली बार लगातार सत्ता में लौटने का सपना देख रहे बीजेपी के चाणक्य गुणा भाग में जुट गए हैं। अमित शाह ने सीएम योगी को जीत सूत्र का मंत्र दिया और फिर सहयोगियों को साधने की शुरुआत कर दी। 2017 में 312 सीटें जीतकर बीजेपी ने यूपी में जो इतिहास रचा था, उसमें पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा सुनील बंसल का भी योगदान माना जाता है। 2014 से ही वो लगातार पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगे रहे। बाद में उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबर आने लगी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली क्यों बुलाया गया था, और इस सवाल के जवाब के लिए लखनऊ के कालिदास मार्ग में बढ़े सियासी तापमान को मापना जरूरी है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पार्टी नेताओं की नाराजगी की खबरें आ रही थी, सूत्र बताते हैं कि डिप्टी सीएम से भी मुख्यमंत्री की बात नहीं बन रही थी। यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद कम था। संगठन मंत्री सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। सरकार और संगठन के बीच पुल का काम करने वाले सुनील बंसल वही हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे खड़े होकर 2017 में यूपी में भगवा पार्टी की जीत की पटकथा लिखी थी। यूपी में सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक्टिव हो चुकी है। एनडीए में क्या क्या हो रहा है, इस बारे में लोगों को कम दिलचस्पी थी। दिलचस्पी इस बारे में ज़्यादा थी कि योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से और प्रधानमंत्री से और साथ में जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या निकला। दिल्ली दरबार से योगी आदित्यनाथ को क्या दिशा निर्देश मिले और इन दिशा निर्देशों से क्या यूपी में कोई बदलाव होने वाला है। इस बीच कोरोना काल में पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान में योगी सरकार की मुखालफत भी करने लगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद मेनका गांधी, सत्यदेव पचौरी, ब्रजेश पाठक, लोकेंद्र प्रताप सिंह और सुनील भराना समेत बड़े नेताओं ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ चिट्ठियां लिखी। सांसद कौशल किशोर और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल खुलकर व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर भी योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली से संगठन मंत्री बीएल संतोष को लखनऊ भेजा गया। लखनऊ पहुंचकर बीएल संतोष ने सरकार और संगठन की नाराजगी को खंगालना शुरू किया। बीएल संतोष ने योगी सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों से मुलाकात भी की, विधायकों के मन की बात सुनी, पार्टी पदाधिकारियों से बात की। दिल्ली लौटकर बीएल संतोष ने जो रिपोर्ट पेश की वो चौंकाने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के नेतृत्व से कार्यकर्ता हताश थे, सबकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। रिपोर्ट में जिक्र था कि नीचे से लेकर ऊपर तक बेहद नाराजगी है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में उतरना मुश्किल है। लिहाजा रिपोर्ट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की सलाह दी गई। पिछले 4 वर्षों में अगर उत्तर प्रदेश में एनडीए के कुनबे की बात करें तो वह काफी कमजोर हुआ है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही छिटक चुके हैं। अनुप्रिया पटेल और निषाद भी योगी आदित्यनाथ से बहुत खफा है। दोनों ही पार्टियों ने पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ से मिलने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। उसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने दोनों को आश्वस्त किया। अब जरा समझिए कि दोनों छोटी पार्टियां क्यों अहम हैं बीजेपी के लिए। यूपी में कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है। 5% कुर्मी वोट 32 विधानसभा सीटों पर निर्णायक है। करीब 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक स्थिति में है। सूबे के 22 जिलों में कुर्मी समुदाय का असर है। बीजेपी के 26 विधायक कुर्मी समाज से आते हैं।
पूर्वांचल के लगभग 25 लोकसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं की अच्छी पैठ मानी जाती है। वाराणसी और गोरखपुर में निषाद वोटर्स अहम भूमिका में होते हैं, इसलिए जीतने के लिए दोनों सहयोगियों को साधना जरूरी है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले ही एनडीए से अलग होकर सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यूपी में भगवा पार्टी की वापसी के लिए दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके हिसाब से यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ए.के. शर्मा को कैबिनेट में अहम जगह दी जा सकती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के किसी नेता को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खुद अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। पार्टी के नाराज विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कई नाराज नेताओं को आयोग और निगम में मौका दिया जा सकता है। इनमें सबसे अहम है ए.के. शर्मा का योगी कैबिनेट में शामिल होना। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ए.के. शर्मा अफसर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। ए.के. शर्मा वाराणसी में कोरोना मैनेजमेंट को लीड कर चुके हैं। मूल रूप से यूपी के मऊ के रहने वाले ए.के. शर्मा गुजरात काडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2001 से 2013 तक गुजरात में सीएम ऑफिस में रहे। जून 2014 में डेपुटेशन पर गुजरात से केंद्र में आए। कई अहम मंत्रालयों में सचिव की भूमिका में रहे। जब दिल्ली में नौकरी छोड़कर लखनऊ लौटे और गर्दन में भगवा गमछा लपेटा, तभी से ए.के. शर्मा के सरकार में शामिल होने की खबरें आ रही थी। हालांकि ये अब तक टलती रही। जाहिर है कि योगी के दिल्ली दौरे के बाद फिर से ए.के. शर्मा की जिम्मेदारी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। साथ ही यूपी जीतने के लिए बीजेपी की सबसे मजबूत कवायद भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।